Hi everyone, my name is Sanchita and welcome to my channel. This video is specially dedicated to a friend Anjali who is also an aspirant for JRF 2024 December, and it's going to be very important for all of you जो भी JRF निकालना चाहते हैं अपने December 2024 के अटेम्प्ट में। और पेपर वन की आज हम लोग बात करेंगे कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर दिस एग्ज़ाम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सीन कि पेपर वन एंड पेपर टू में से पेपर टू तो हमारा अपना सब्जेक्ट होता है दैट वी स्टडी फॉर 2 लॉन्ग ईयर्स इन आवर मास्टर्स प्रोग्राम, बट पेपर वन की जब बात आती है तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कहाँ से आने चाहिए, समझ नहीं आता है क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, रिपीट होगा या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी सारी डाउट्स होती है। और जो सबसे बड़ी गलती वो होती है वो ये होती है कि पेपर टू में हम अपना टाइम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं कि पेपर वन को कहीं ना कहीं हम नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, डोंट लाइक, करते हो, सभी करते हो ऐसा, इसलिए पेपर वन आपका छूट जाता है। बट लेट मी बी वेरी क्लियर विद ऑल ऑफ़ यू कि अगर पेपर वन को आप नेगलेक्ट करके जा रहे हो, अगर पेपर वन में आपके मिनिमम 30 मार्क्स भी बन रहे हैं ना, लाइक मिनिमम 30 तो आपके आने ही चाहिए। 60% मार्क्स आप पेपर वन को साथ में लेके चलोगे तो ही आपकी JRF के आप नज़दीक पहुंच सकते हो। पेपर टू में चाहे जितने, पेपर टू में कोई भी आपकी बेंचमार्किंग सेट नहीं है, जितना भी आप 70 लाओ, 75 लाओ, आई एम टॉकिंग फॉर जनरल कैंडिडेट्स, जितना आप ला सको उतना ही बेस्ट है। बट पेपर वन में मिनिमम आपकी 60% टारगेट होनी ही होनी चाहिए। दैट मीन्स आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस यू हैव टू डू राइट, यू हैव टू आंसर करेक्टली। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन पैटर्न की थोड़ा बात करते हैं, सो वी नो दैट नेट की जो एनटी जो क्वेश्चन सेट करता है, टोटल आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो पेपर वन एंड पेपर टू, अच्छा इसके बारे में थोड़ा समझा भी देते हैं, क्योंकि बहुत मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम क्या ये सेपरेट पेपर्स होते हैं, क्या साथ में मार्किंग होती है, क्या पेपर वन क्वालिफाई करेंगे तो ही पेपर टू के आंसर्स हमारे चेक होंगी। तो ऐसा नहीं होता, पेपर वन एंड पेपर टू दोनों ही साथ में होते हैं, दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री पेपर्स होते हैं। पेपर वन इज़ मैंडेटरी, वैसे दोनों ही मैंडेटरी है, मैं अब समझाती हूँ मतलब क्या है इसका। एंड इट इज़ जनरल पेपर, ठीक है, ये हमारी जनरल पेपर होती है, यानी कि इट इज़ इक्वल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स अक्रॉस। तो टोटल जितने भी 92 95 सब्जेक्ट्स में NTA एग्ज़ाम्स लेता है नेट की, वो सारे में ही जनरल पेपर ये होता है। पेपर वन हर किसी को सेम सिलेबस पढ़ना होता है एंड पेपर टू इज़ योर सब्जेक्ट सिलेबस। ठीक है, तो पेपर वन में टोटल आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आते हैं एंड द क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट। तो टोटल हमारे 10 यूनिट है, सिलेबस सबके पास होगा। ठीक है, सो कुछ ऐसा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा पेपर वन का। ओके, तो आप देख सकते हो जनरल एप्टीट्यूड ऊपर आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट जनरल, पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। सो ये जनरल एप्टीट्यूड के पेपर होते हैं आपके पेपर वन एंड 5 क्वेश्चंस हर एक यूनिट से। तो टोटल 10 यूनिट है आपके, 10 यूनिट से हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन सी यूनिट्स है। उसमें से 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आपकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। कहाँ गई मेरी पेन? हाँ, सो दैट मेक्स योर 50 क्वेश्चंस एंड हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है, सो टोटल हो गए हमारे 100 मार्क्स। 100 मैक्सिमम मार्क्स हमारे पेपर वन के बनते हैं। एंड फॉर पेपर टू दैट इज़ हमारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे एंड इसमें भी 10 यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं, बट इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। ठीक है, सो मेक श्योर कि ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पेपर वन में आते हैं, हर यूनिट में 5 क्वेश्चंस ही बनेंगे। बट पेपर टू में किसी यूनिट से, सपोज यूनिट वन का 8 क्वेश्चंस आए, यूनिट 3 से आपके 4 क्वेश्चंस आए, यूनिट 8 से आपके 11 क्वेश्चंस आए, तो पेपर टू में कहीं से भी कितने भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट हर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होगा। दैट मेक्स योर 200 मैक्सिमम मार्क्स। सो 100 मैक्सिमम मार्क्स प्लस 200 मैक्सिमम मार्क्स, टोटल आपके 300 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बनते हैं दोनों को मिला के, और दोनों को मिला के ही क्यूमुलेटिव ही आपकी जो स्कोर है वो आपकी कैलकुलेट होंगी। तो 150 क्वेश्चंस टोटल हो गए फॉर 2 मार्क्स ईच, दैट मेक्स योर 100 मार्क्स 300 मार्क्स के क्वेश्चंस फॉर 150 क्वेश्चंस। ठीक है, दोनों को मिला के ही आपकी चेकिंग होंगी। और मैंने यहाँ पे क्या बोला, 50 क्वेश्चंस अगर आपके पेपर वन से बन रहे हैं, और मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस तो उनमें से सही करके आओ, तो दैट मेक्स योर 60% मार्क्स आपके पेपर वन में अगर आपने सिक्योर कर लिए हैं, देन यू आर इन अ गुड पोजिशन टू सिक्योर JRF एज वेल। ओके, देखो नेट तो आप थोड़ा भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, हो जाएगा आपका, बट JRF इज़ द थिंग दैट
दैट रिक्वायर्स मोर अटेंशन, दैट रिक्वायर्स मोर एफर्ट्स, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजी मांगता है। तो आज हम लोग अपने सेशन इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कैसी स्ट्रैटेजी हम लोग बनाएं, कैसी स्ट्रैटेजी वी कैन क्रिएट, ताकि ये जो JRF और नेट के बीच जो हमारी फाइन लाइन बनी है, ये जो डिस्टेंस हम कवर नहीं कर पा रहे, वो हमसे हो जाए, ठीक है। सो सबसे पहले मैं थोड़ा डिस्कस करूँगी सिलेबस को लेके कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। तो मेक श्योर ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि पेपर 1 का जो हमारा जनरल पेपर है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल, इट इज़ जनरल टू ऑल। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो जो आपके यूनिट्स है, जो जो आपके टॉपिक्स है, वो हर एक फ्यूचर रिसर्चर या फ्यूचर टीचर को आना चाहिए। ये एक एप्टीट्यूड पेपर है, ठीक है। ये टर्म आप यहाँ पे अपने सिलेबस में बहुत बार देखोगे ना। व्हाट डज दिस एप्टीट्यूड मीन? एप्टीट्यूड का मतलब होता है पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल कैसे? पोटेंशियल द फ्यूचर पोटेंशियल, लाइक वी आर द पेपर सेटर्स is trying to examine the potential that this candidate possess, whether the candidate is suitable to do research or become an assistant professor in the near future। तो ये होती है पोटेंशियल चेकिंग, यानी कि आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपके सब्जेक्ट से तो नहीं होते, बट आगे चल के आपको अपनी टीचिंग करियर या फिर अपने रिसर्च करियर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो ये आपके एक एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर होता है, यानी कि आगे चल के जब आप रिसर्च करोगे, आगे चल के जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, तो आप में टीचिंग एप्टीट्यूड का ज्ञान होना चाहिए। यू मस्ट नो कि आपकी क्या क्या मूव्स क्या होते हैं, सर्टेन टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है, लर्निंग डोमेन्स क्या होती है, दैट यू मस्ट नो, क्योंकि वो आपको टीचिंग में हेल्प करेगा। रिसर्च एप्टीट्यूड आपको, क्योंकि आगे चलकर रिसर्चर बनना है, PhD करनी है, तो वहाँ पे आपको नॉलेज होना चाहिए मेथड्स ऑफ रिसर्च की, सैम्पलिंग टेक्निक्स की, टूल्स की, टाइप्स ऑफ एरर्स की, रिसर्च एथिक्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे साइटेशंस होती है, क्या डिफरेंस होता है, इन सारी चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए। यूनिट 3 की अगर बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंशन का बेसिक मतलब ही है कि किसी चीज़ को आप पढ़ के, रीड करके आप समझ पा रहे हो नहीं। तो कॉम्प्रिहेंशन सबसे ईजी जो होता है, मार्किंग जो होती है, वो कॉम्प्रिहेंशन से ही आप लगा सकते हो, क्योंकि आपको बस पैसेज पढ़ना होता है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज है कि नहीं, ये चेकिंग की जाती है। कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरकल्चर, हमें पता है कि टीचिंग में कम्युनिकेशन एंड लाइक वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी कितना इंपॉर्टेंस है, बाकी जो अलग अलग मीन्स है उसकी कितना इंपॉर्टेंस है, तो कम्युनिकेशन का भी चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैथमेटिकल रीजनिंग, कोई भी एक ऐसा फील्ड तो होगा ही नहीं जहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड का काम ना हो। तो रीजनिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड यानी कि डिस्टेंस कैसे काउंट करते हैं, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट्स जो है, ये बेसिक जो है वो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल एज अ रिसर्चर, एज अ फ्यूचर रिसर्चर, यू मस्ट हैव द बेसिक रीजनिंग, यू मस्ट हैव अ क्रिटिकल एंड रैशनल माइंड। सो उस चीज़ के हिसाब से आपको लॉजिकल रीजनिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, सो दैट यू डू नॉट कमिट एनी काइंड ऑफ फैलेसीज, राइट। सो इसीलिए लॉजिकल रीजनिंग को भी आपको ध्यान से पढ़ना होगा। और यहीं से ये ऐसा एक यूनिट है ना, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, ठीक है। सो डेटा इंटरप्रिटेशन भी एक चीज़ है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको डर के सीखोगे ना, तो कभी भी आपको आगे चल के भी आप सीखते ही रहोगे, कभी इसको आप मतलब एज ए एक्सपर्ट या फिर एज ए कॉन्फिडेंट रिसर्चर आप नहीं कर पाओगे। तो डेटा इंटरप्रिटेशन एक ही बार में समझ लो कि किस हिसाब से होता है, क्या कौन कौन सी आपकी मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस यूज़ होती है, फार्मूलाज यूज़ होते हैं, जिससे आपको डेटा इंटरप्रिटेशन निकालना होता है। तो इट्स वेरी ईजी, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो बोलते हैं कि मैम हमारा मैथ्स जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैथ्स हमारी वीक है, तो हम डेटा इंटरप्रिटेशन छोड़ के जाते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर सही हुआ तो फुल मार्क्स, अगर गलत हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। गलत हुआ, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो क्यों ना आप प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि आपके 5 में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो सही हो जाए। हर एक यूनिट में अगर आप 3 क्वेश्चन भी करके आओ ना, 10 टोटल यूनिट्स है, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट, अगर 3 क्वेश्चन भी आप हर एक यूनिट से करके आओ, तो भी आपके 60% आराम से बन जा रहे हैं। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ ट्रिक दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन योर स्ट्रैटेजी, ठीक है। यही स्ट्रैटेजी होती है।
अभी हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा, तो उसी तरीके से बना के जाओ। एक यूनिट को पूरा छोड़ के जाना मतलब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करनी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मत कीजिए, प्रैक्टिस चाहिए बस। अगर दिन में आप एक भी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो भी आप समझ लो कि 30 दिन में आपने 30 डेटा इंटरप्रिटेशन कर लिए, ठीक है। कितना टाइम लगता है? मैक्स 15 to 20 मिनट्स। आगे हम लोग चलेंगे कि टाइम की क्या गलती होती है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारे सिलेबस को। सो डेटा इंटरप्रिटेशन किसको भी नहीं छोड़ना है। देन कम्स आईसीटी का भी नॉलेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी आर लिविंग इन द टेक्निकल वर्ल्ड, राइट। अभी टेक्नोलॉजी को छोड़ के और कोई भी चीज़ हमारे काम में तो है नहीं, लाइक काम में है भी तो वो उस चीज़ को भी हम लोग टेक्नोलॉजी से ही जोड़ लेने लगते हैं। तो एवरीथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, और बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इतने सारे रिपीटेड क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे कि आपको लगेगा कि यार हमने थोड़ा अगर 10 ईयर्स में प्रैक्टिस करके जाते तो भी ये क्वेश्चन हमारे से बन जाते। सो आईसीटी को भी नहीं यहाँ पे नेगलेक्ट करना है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। अच्छा, तो मोस्ट क्या बोल सकते हैं, मोस्ट ड्रेडेड 2 यूनिट्स आर यूनिट नंबर 9 एंड यूनिट नंबर 10, क्योंकि पता नहीं कौन ये अफवाह फैला दिया है कि यहाँ से तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो लेट मी क्लैरिफाई दिस टू ऑल ऑफ यू कि ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी आपकी करंट अफेयर्स वगैरह या फिर एकदम ही ऐसे न्यूज़ वगैरह से क्वेश्चंस अगर बनते हैं भी है तो बहुत ही जो जनरल बनते हैं वैसे बनेंगे। जैसे कि जब कोविड का टाइम था तब शायद से एक बार क्वेश्चन बन गया था आपका कि एक्चुअली कोविड जो वायरस है उसका नाम क्या है। तो जो हमारे आसपास में नॉर्मल चीज़ें होती है, जनरल चीज़ें होती है, उसी से क्वेश्चन आएंगे और मैक्स टू मैक्स 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से नहीं आएंगे कि आप यहाँ पे बैठ के अभी करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ने लग जाओ, नहीं आते हैं, ठीक है। मोस्टली आपके जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं वो आपके स्टैटिक वाले ही आते हैं। यहाँ से पोल्यूशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपके जो आपकी क्या बोलते हैं पोल्यूशन लेवल, स्टार्टिंग फ्रॉम एयर पोल्यूशन टू नॉइज़ पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि एक बार वर्मी कंपोस्टिंग से क्वेश्चन आ गया था कि उसकी प्रोसेस क्या होती है। फिर आपकी जो स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं वहाँ से हो सकता है कि सपोज अगर जीके क्वेश्चन आए तो ऐसा पूछ सकते हैं कि चिपको मूवमेंट, क्योंकि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इन्वायरमेंट, है ना, तो उससे शायद क्वेश्चन आ जाए कि कौन से जगह पे हुआ था, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड आफ्टर दैट द प्रोटोकॉल्स, द कन्वेंशंस, जो इन्वायरमेंट क्लाइमेट कन्वेंशंस होती है, जैसे कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, रियो समिट, ये सारे सोलर अलायंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा क्योंकि इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके मेजरली बनते हैं। तो जो स्टैटिक क्वेश्चंस है उनको आपको छोड़ के नहीं जाना है। करंट अफेयर्स तो हमारे हाथ में नहीं है, शायद से दे या ना भी दे, बट जो हमारे स्टैटिक क्वेश्चंस है जहाँ से क्वेश्चन हमें पता है कि आएगा ही आएगा, उसको आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट करके मत जाना, क्योंकि वो आपके मार्क्स बनाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन के पीछे आप 4 क्वेश्चन छोड़ के मत आना। एंड द लास्ट वन दैट इज़ यूनिट नंबर 10, आँख बंद करके NEP 2020 पढ़ के जाओ। इसके अलावा जो आपके कमिटीज़ एंड कमीशन है प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के, आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, लिखवा लो मेरे से, ठीक है। एक टाइम पे तो NTA के ना ऐसे 2-2 साल में ना थोड़ा सा ऐसे मूड बदलता रहता है, तो कुछ टाइम तक तो बहुत ज़्यादा एंशियंट यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आ रहे थे, एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी से कि नालंदा, ठीक है, कब बना था, कौन से सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़ाई जाती थी। देन दे पुट अ क्वेश्चन ऑन विक्रमशिला एज वेल, तक्षशिला एज वेल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो वहाँ से मेजरली क्या पूछ सकते हैं कि कहाँ पे सिचुएटेड है। सिचुएटेड भी नहीं पूछेंगे, शायद से ये पूछ लेंगे कि कौन से सब्जेक्ट उसमें पढ़ाए जाते थे और कौन से मेजर स्कॉलर्स थे वहाँ पे, जैसे कि पाणिनि हो गए, फिर कौटिल्य हो गए, ये सारे तक्षशिला से नाम जुड़ते हैं इनके, तो नालंदा तक्षशिला से नाम जुड़ते हैं, देख लेना। और शायद से अगर क्वेश्चन आए तो मेजरली ये आ सकता है कि कब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बने, ऐसे क्वेश्चन मेजरली आ सकते हैं। अच्छा, पेपर यूनिट नंबर 9 से भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सपोज रामसर कन्वेंशन साइट्स जो है, रामसर साइट्स जो है वो इंडिया में अभी कितने हैं टोटल, या फिर रिसेंट कौन सा ऐड हुआ है, या फिर कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है, ऐसे शायद क्वेश्चन जो अभी नया कोई न्यूज़ में आया है तो शायद वो क्वेश्चन पूछ ले। या फिर एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेशनल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब मनाते हैं, अभी रिसेंटली हमने सपोज कौन सी दिन मनाई है, सो जून 5 को हमारी एनवायरनमेंट डे होती है, या फिर लॉन्गेस्ट डे कब मनाते हैं हम लोग, ऐसे क्वेश्चन शायद पूछ ले। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन शायद आपसे स्टैटिक में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये मेजरली हो गए द काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अभी पढ़े कहाँ से और कैसे पढ़े, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा ध्यान में रखते हैं, क्योंकि
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मुझे यही आता है कि मैम कौन सी एक बुक बता दीजिए मैम जो यहाँ जहाँ से सारे क्वेश्चन आए। तो कोई भी बेटा ऐसा बुक नहीं है जहाँ से सारे क्वेश्चन आपके आ जाए। पेपर 1 के लिए आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। पेपर 2 इज़ मोर थियोरिटिकल बेस्ड, पेपर 1 इज़ मोर प्रैक्टिस बेस्ड। तो मेक श्योर कि आपके पास जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है स्टार्टिंग टू एंडिंग, एटलीस्ट आप जो रीसेंट 5 to 6 ईयर्स है उसके सारे अगर आपको सेशंस मिल जाए। सपोज 2024 का जो जून का एग्ज़ाम हुआ था, इट स्टार्टेड फ्रॉम अराउंड 20 जून, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि 10 दिन एग्ज़ाम्स चले थे। तो अगर आपके पास 10 दिन के सेशंस है, ठीक है, आप अपने दोस्तों से मांग लो कि सेकंड सेशन, फर्स्ट सेशन में कौन कौन कैसे कैसे आपके पेपर, क्योंकि फर्स्ट सेशन के सारे पेपर सेम होते हैं, सेकंड सेशन के सारे पेपर सेम होते हैं। तो किसी भी एक सब्जेक्ट से अगर आप मांग लो या फिर देख लो, ढूंढ लो, तो वो आपको हेल्प करेगा। दिस इज़ द लाइक ईजीएस्ट वे टू रिवाइज, ईजीएस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम एज वेल। अभी आप बैठ के सिलेबस पूरा देख के पढ़ोगे तो उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ अभी हेल्पफुल होने वाली है वो है पेपर एनालिसिस। पेपर उठाओ, सपोज़ आपने इस बार का एग्ज़ाम लगाया है, ठीक है, मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिनका नेट क्लियर हो चुका है, JRF अभी तक नहीं हुआ है। सो आप क्या कर सकते हो, आप अपना पेपर उठाओ, ठीक है, पेपर एनालिसिस करो कि ये 5 क्वेश्चंस यूनिट, इतना तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिलेबस की, सबके पास सिलेबस का प्रिंट आउट तो होना चाहिए और इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कौन सी यूनिट से कौन से क्वेश्चंस बने हैं। 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट आपके बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो सपोज 5 क्वेश्चंस आपके दिख गए कि टीचिंग एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चन यहाँ से आया था। सपोज टैक्सोनॉमी से एक क्वेश्चन आया है, आपके लर्निंग स्टेजेस से एक क्वेश्चन आया है, आपके सपोज प्रैक्टिस से एक क्वेश्चन आया है। तो जो क्वेश्चन जहाँ से आया है उसको एक समझ लो, याद हो सके तो नोट डाउन कर लो, खुद के नोट्स बनाओ, खुद पेपर एनालिसिस करो। इट्स बेटर कि आप खुद करो ना कि कोई आपको करके दे, ठीक है। ऐसे ढूंढोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा, बट जब आप खुद की मेहनत करोगे, खुद एफर्ट लगाओगे, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ ये सारी चीज़ें पैटर्न बन रही है। पैटर्न भी देखो क्वेश्चन का कि क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या स्टेप वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या असर्शन रीजन के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आपके मैचिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पैटर्न भी समझना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बच्चे घबराते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती, समझते नहीं है कि कैसे क्वेश्चन करें। तो असर्शन रीजन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप असर्शन और रीजन को रिलेट करने की कोशिश करो। पहले आप इंडिविजुअली पढ़ो, असर्शन को एज अ स्टेटमेंट पढ़िए और रीजनिंग को जो उसका रीज़न है उसको आप एज अ स्टेटमेंट पढ़ो इंडिविजुअली, और ये देखो कि एक्चुअली ये दोनों ट्रू है या नहीं। अगर दोनों ट्रू है तो अब आप उसको कोरिलेट करने की कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ अ कंजंक्शन, जैसे कि विद, बिटवीन, बिकॉज, ऐसे आप उसको कंजक्शन को यूज़ करके आप उसको जोड़ने की कोशिश करो एंड सी वेदर इट इज़ मेकिंग एनी सेंस और नॉट। ये होता है असर्शन रीजन को बेस्ट तरीका सॉल्व करने का, ठीक है। आप ऐसे अंदाजे में अच्छा बहुत बड़ा लिखा है तो हम ट्रू मान लेते हैं सारे, एंड इट ऑल्सो फॉलोज असर्शन एंड रीजन एज वेल। तो ऐसे करके मत आना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम NTA क्या करता है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दे देता है और फंस जाते हो, ठीक है। सो देख लो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन के पैटर्न, क्वेश्चन के टाइप्स क्या आ रहे हैं, और उस हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। सो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड का तो मेरे पास ज़्यादा बोलने को है नहीं, क्योंकि आपको ये स्पेशली रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए पेपर 2 में भी हमारी रिसर्च मेथोलॉजी होती है। तो अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो आपके दोनों ही पेपर में वो हेल्प हो जाएगी। बट पेपर 1 में यूनिट 2 से जो मेजरली क्वेश्चंस आते हैं वो एथिक्स से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, आपके स्टेप्स ऑफ रिसर्च से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सैम्पलिंग मेथड से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपकी एप्लीकेशन ऑफ ICT और रिसर्च से भी आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बता दूँ। रिसर्च एथिक्स में आपको पूछ लेगा, सपोज 4-5 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि ये कौन सा एथिकल है, या प्लेजरिज्म से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखना होगा कि कैसे पैटर्न बन रहे हैं, कैसे बन सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिसर्च तो आपको पता होना ही चाहिए। टाइप 1 टाइप 2 एरर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक्शन रिसर्च तो फेवरेट है, एक्शन रिसर्च फेवरेट क्वेश्चन है
एनटीए का, क्योंकि अभी एक्शन रिसर्च में काफ़ी एक इवॉल्विंग काइंड ऑफ रिसर्च हमारा टाइप ऑफ रिसर्च बन रहा है हमारे सोशल साइंस रिसर्च डोमेन में भी, इसीलिए एक्शन रिसर्च से बहुत क्वेश्चन आपके बनाता रहता है। किसने दिया है, साइक्लिक प्रोसेस है, कोई भी मीनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे डाल देगा। टाइप 1 टाइप 2 एरर के क्वेश्चन रहेंगे, या तो पेपर 1 या तो पेपर 2, यू कैन एक्सपेक्ट एक क्वेश्चन तो रहेगा ही वहाँ से। इसके अलावा आपके शायद वहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि साइटेशन वगैरह से क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि इनटेक्स्ट साइटेशन क्या होता है, इसके अलावा जो आपकी रेफरेंसिंग स्टाइल्स है वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, कौन से सब्जेक्ट में कौन सी रेफरेंसिंग स्टाइल को यूज़ करते हैं, एपीए क्या होता है, एमएलए क्या होता है, शिकागो। यू हैव टू लर्न दीज, लाइक ये आपके एकदम टिप्स में होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एज अ रिसर्चर आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। आगे चल के ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। ऐसा नहीं है कि जेआरएफ निकल गया फिर से हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करें कि कुछ पढ़ा ही नहीं था एग्जाम में, मत करना, ठीक है। और ये चीज़ तो बिल्कुल दिमाग में भूल जाओ कि मैम कट ऑफ क्या होता है, उतना पढ़ लेंगे। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, चाहे जितना भी यहाँ पे एक्सपर्ट बैठा हो, कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कितना कट ऑफ आएगा आगे आने वाले एग्जाम का, ठीक है। अभी का ही हम लोग बस ऐसा बता सकते हैं कि ठीक है आगे जो लास्ट ईयर का था उससे शायद +1 +-2 के रेंज में रहे, बट ऐसा तो मैं बता ही नहीं सकती कि आगे आने वाले में 70% कट ऑफ जाएगा, ठीक है। वी कांट से, जैसा क्वेश्चन पेपर रहेगा उस हिसाब से कट ऑफ जाएगा, बट हम इतना बता सकते हो कि कट ऑफ डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। सो प्लीज़ फॉर गॉड सेक पढ़ लो, ताकि इसी बार आपका एग्ज़ाम निकल जाए। जितना आप वेट करोगे उतनी कट ऑफ डे बाय डे इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम टफ आया तो कट ऑफ नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता। फिर भी आप देखोगे कि 65 to 70% के कट ऑफ लेके आएंगे बच्चे, ओके। क्योंकि डे बाय डे क्या हो रहा है, यूजीसी क्या कर रहा है, अभी जो मास्टर के बच्चे हैं वो तो दे ही सकते थे, प्लस जो बैचलर वाले बच्चे हैं अभी वो भी देंगे, तो भीड़ बढ़ रही है। जब भी भीड़ बढ़ती है तो कट ऑफ जो होती है वो आप समझ लो, जितने बच्चे आएंगे उस हिसाब से क्या ही काम होने वाला है, क्योंकि सीट्स आपकी लिमिटेड है ना। सो रिसर्च एप्टीट्यूड के ये पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन, टोटली कॉम्प्रिहेंशन आपको और किसी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व करो। ह्यूमन पेरिटस, मैं इसका लिंक मुझे मिला तो मैं आपको सेंड भी कर दूंगी, इस कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगी। ह्यूमन पेरिटस एक साइट है जहाँ पे ना बहुत अच्छी तरीके से सारे 10 ईयर्स के ऑलमोस्ट पेपर आपको हर सेशन के मिल जाते हैं, ठीक है। ढूंढ लेना थोड़ा, ह्यूमन पेरिटस एक साइट है, मैं लिंक आपको सेंड कर दूँगी, कमेंट सेक्शन में अटैच कर दूंगी। तो वहाँ से आप बस कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करके जाओ, 4-5 कॉम्प्रिहेंशन आप लगा के जाओ। आपको कॉम्प्रिहेंशन में एक्स्ट्रा और कहीं तरीके से किसी भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ने का कुछ है ही नहीं यहाँ पे, है ना, बस प्रैक्टिस की बात है। और पेपर 1 में पता है क्या होता है, पेपर 1 में आपकी नॉलेज भी टेस्ट नहीं होती, पेपर 1 में आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल टेस्टिंग होती है, कि पेपर 1 के लिए आपको 1 घंटा मिलता है, पेपर 2 में 2 घंटे आपके मोर देन एनफ होते हैं। बहुत टाइम पे हमने ऐसा देखा है कि पेपर 2 में बच्चे सॉल्व करके बैठे रहते हैं, बट पेपर 1 में 1 घंटे में सॉल्व नहीं कर पाते। तो पेपर 1 इस टाइम मैनेजिंग स्ट्रैटेजी आपकी चेक होती है कि क्या आप ऐसे जो 50 क्वेश्चन है वो आप 1 घंटे में सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। सो यू मेक श्योर कि आप इतनी प्रैक्टिस करके जाओ कि आपकी स्ट्रैटेजी भी एक मतलब ऐसे स्ट्रैटेजाइज करके जाइए कि 1 घंटे में आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सो ट्राई टू सेव टाइम, ठीक है। क्या होता है बहुत टाइम पे कि जो सिंपल यूनिट्स है, सपोज अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए जो स्ट्रॉन्ग यूनिट्स थे वो थे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, जो भी थ्योरेटिकल, कम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटर आईसीटी हो गया, ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। तो मैंने क्या सोचा था कि अगर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन डीआई का दिखे भी, मैं डीआई सॉल्व नहीं करूँगी। जितने भी रिटन वाले हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन हो गया जिसमें मुझे पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट 10 मिनट तो मुझे चाहिए कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के सॉल्व करने के लिए। डीआई मुझे एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स तो मुझे चाहिए। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो है उसमें तो मुझे लाइक सॉल्व करने के लिए मुझे टाइम चाहिए। तो ऐसे जो टाइमिंग होगी उसके लिए मैं आधा घंटा बचाऊँगी, ठीक है। तो 5-5-5 यानी कि 15 क्वेश्चंस के लिए मैंने आधा घंटा रखा था, और बाकी जितने क्वेश्चंस थे जिसमें बस थ्योरेटिकल थे, कोई भी रिटन का काम नहीं था, देख के आंसर सॉल्व करना है 4 ऑप्शंस में से, उसके लिए मैंने आधा घंटा बचा के रखा था कि इतने क्वेश्चन मेरे इस हिसाब से होगा। तो यू डू दैट, स्ट्रैटेजाइज, यू इम्प्लीमेंट योर टाइम इन सच ए वे कि आपको पता हो जाएगा कि इतने क्वेश्चन में मुझे इतनी सारी चीज़ें करनी है। क्या मुझे, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनका डीआई बहुत स्ट्रांग होता है तो वो जाके पहले डीआई करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डरते हैं, वो पहले
क्या करते हैं, जो थ्योरेटिकल वाले पोर्शन होते हैं वो सारे क्वेश्चन पहले करते हैं, DI मैथमेटिकल वाले क्वेश्चन वो बाद में करते हैं। तो आप अपनी अप्रोच उस तरीके से रखाओ, ब्लाइंडली एग्जाम देने मत जाओ, थोड़ा सा सोच के जाओ कि मुझे पहले क्या अटैम्प्ट करना है, ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ये डिसीजन जो है वो आप अभी बनाओ कि आपको कॉम्प्रिहेंशन पहले करना है कि पहले आपको थ्योरेटिकल करना है कि आपको पहले मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये डिसीजन आप अभी बना के जाओ, अभी से आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार आपकी सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग हो गई, इसके बाद आप क्या करोगे, आप 1 महीना पूरा बस क्वेश्चन ही सॉल्व करते रहो, रिवीजन उसी तरीके से करो। रिवीजन का बेस्ट तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करना, इससे बेटर रिवीजन और हो ही नहीं सकता, ठीक है। अभी जो आपको करना है, सपोज हमारे पास 3 महीने का टाइम है, ठीक है, ये टाइम स्ट्रैटेजी भी मैं बताऊंगी। सपोज 3 महीने का हमारे पास टाइम है, सितंबर का आज है 18th, ठीक है। जितना भी हमारे पास टाइम है, से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बीचों बीच भी आप ले लो, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट एंड पेपर 1 की थ्योरी पढ़ते रहो, ठीक है। और साथ साथ जो आपकी डेटा वाला पोर्शन है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, उसको आप सॉल्व करते रहो। प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। और उसके बाद बस यहाँ पे आपको क्या करना है, रीड करना है, ठीक है, पढ़ना है। अभी अपनी सिलेबस को पूरा समझ लेना है कि सिलेबस में कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। लास्ट के जो 15 to 20 डेज होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन लगाओ, सारे क्वेश्चंस लगाओ जितने भी आपके पास है। नेट के क्वेश्चन आपके पास अगर नहीं है और तो सेट के क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, बुक्स आप चाहे लो चाहे ना लो, ऑनलाइन आपको इतना मटेरियल मिल जाएगा कि उसको भी आप ख़त्म नहीं कर सकोगे, ठीक है। सो ट्राई टू सेव योर टाइम, जितना टाइम है आपके पास उसको इफेक्टिवली आप मैनेज करिए, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आने वाला। एक बार एग्जाम हो गया तब आप सोचोगे यार इतना आप थोड़ा पढ़ लेना चाहिए था, इसमें थोड़ा छूट गया। सो डोंट डू दैट थिंग, ट्राई टू इन्वेस्ट योर एनर्जी, योर एफर्ट्स इन दिस मीन टाइम, ठीक है। एंड में कुछ नहीं होता, एंड में बस आपको फिर एंजाइटी होगी कि मैम ये भी छूट गया, वो भी छूट गया, इस बार भी नहीं होगा। डोंट डू दैट, ठीक है। सो कॉम्प्रिहेंशन हो गया। कम्युनिकेशन का मैं अलग तरीके से क्या ही बताऊं, जो भी आपके क्वेश्चन में रिसेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे कि शैनन वीवर मॉडल से क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है, थोड़ा टफ बनाने की कोशिश करते हैं, बट कम्युनिकेशन से टफ क्वेश्चंस तो नहीं बन सकते हैं, ये आप समझ लो। इसके अलावा मैथमेटिकल रीजनिंग, अच्छा मैथमेटिकल रीजनिंग में भी बहुत लोगों को बहुत दिक्कत आती है। मेजर क्या चीज़ आपको पढ़ के जाना है, जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिखवा लो मेरे से, वो है आपका नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़ पढ़ के जाओगे। डायरेक्शन पढ़ के जाओगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड रिलेशन, ठीक है, पढ़ के जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा। एटलीस्ट इतने भी अगर आप क्वेश्चन बन के जाओ तो 5 में से आपके 3 क्वेश्चन वैसे ही बन रहे हैं। और हमने पहले क्या बोला था, टोटल बेंचमार्क हमारी टारगेट क्या रखनी है, 60% एटलीस्ट। तो अगर 5 क्वेश्चन हमारे बन नहीं भी रहे, जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस का नहीं समझ आ रहा है कैसे सॉल्व करें, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस नहीं समझ आ रहा है कैसे सॉल्व करें, छोड़ दो, एटलीस्ट ये 3 क्वेश्चन तो आपके बनने चाहिए। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 से 3 तो बनेगा ही। ये कोडिंग वोडिंग भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो ये अगर आप सॉल्व करके जाओ, अगर आपने पैटर्न देख लिया कि ओके ऐसे भी हो सकते हैं, इसमें ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड है, कुछ समझना नहीं है, कुछ यहाँ पर रटना नहीं है, राइट। सिर्फ आपका टाइम चाहिए, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस चाहिए। तो इतना भी अगर आप करके जाओ तो हो जाएगा आपका। कमिंग टू लॉजिकल रीजनिंग को बहुत ढंग से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस टफ आते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, कोई 50% वाली चीज़ें मत सीखना, वेन डायग्राम को सीखना। इसके अलावा क्या होता है आपका फॉर्मल इनफॉर्मल फैलिसीज आपको आना चाहिए। आपकी मूड एंड फिगर से क्वेश्चन आता है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बेस्ट, मतलब इसको तो स्टार मार्क करके रखो। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, आता ही आता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा प्रमाणास, इंडियन लॉजिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। प्रमाणास की टाइप्स क्या होती है, एग्जाम्पल के साथ पढ़ना। देखो फैलिसी होगी, प्रमाणा हो गया। पेपर 2 में हम लोग डिफरेंस मैकेनिज्म पढ़ते हैं। इसका बेस्ट तरीका है इनको समझने का विद एग्जाम्पल में के साथ आप फैलिसीज को याद रखो कि इस प्रैक्टिकल सिचुएशन में इस फैलिसी को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये ईजीएस्ट तरीका है। आप डेफिनेशन पढ़ोगे भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे क्या होता है। एग्जाम्पल से याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे कि किस सिचुएशन बेस्ड, सिचुएशन कैसी है और कैसा हमें कौन सी हमारी फैलिसीज में काम करेगी। तो इस टाइप से आपको समझना है, ठीक है। सो प्रमाणास अच्छे तरीके से पढ़ना, परसेप्शन, इन्फरेंस, वर्बल टेस्टिमनी, इम्प्लीकेशन एंड नॉन एप्रीहेंशन, ये सारी चीज़ें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए कि कौन से सिचुएशन में कौन सी आपकी प्रमाणा का यूज़ होता है। हेतुवाद, हेतु वगैरह पढ़ के जाना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन DI में बस कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी टेबल चार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। टेबल चार्ट से ही मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस बनते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन की कौन कौन से मैथमेटिकल कंप्यूटेशन आते हैं ये मैं बता दूँ, तो परसेंटेज से आते हैं, ठीक है, रेशियो आते हैं, इसके अलावा फ्रैक्शन वगैरह तो आता है, ऑलराइट, और नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, एवरेज से भी आता है, ठीक है, मोस्टली इन चारों से आता है। परसेंटेज निकाल के पता लगाओ कि आंसर क्या है, रेशियो, फ्रैक्शन, एवरेज, इतना आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम डेटा इंटरप्रिटेशन के बनते हैं, ठीक है। सो डेटा इंटरप्रिटेशन भी किसी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पेपर उठाओ कोई भी और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है ना। कमिंग टू यूनिट नंबर 8 ICT। अब ICT के भी स्टैटिक क्वेश्चंस मोस्टली बनते हैं। ICT से मेजर क्वेश्चंस आपका सपोज बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऐसे आपके क्वेश्चंस सॉल्व करने लायक आ जाते हैं। कभी कभी एक्सेल से क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सेल के फॉर्मूला वगैरह से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, अभी नया नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपका वो रैम रोम से क्वेश्चन आता है, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन AI से, IoT, फुल फॉर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्रीविएशन से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ICT का लिखवा लो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यूनिट नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे भी मेजरली पॉपुलेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़, देन आपका सोलर लाइन से पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेजरली यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके, और ये जो कन्वेंशंस वगैरह है, क्लाइमेट एक्शंस वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो ये पढ़ के जाना, छोड़ना मत। नेक्स्ट कमिंग टू यूनिट नंबर 10, द लास्ट वन। यहाँ से मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्री इंडिपेंडेंस से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस के जो मेजर एजुकेशन इंप्लीकेशंस हुए, जैसे कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन किसको कहा जाता है, कब बना था, फिर आपकी जो इंग्लिश एजुकेशन की बात कब कही थी, द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया वो कौन सी थी, तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए। इसका मैंने मॉर्निंग भी बता रखा है आपको, BMC यानी कि बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा, 1857 में फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ बनी थी इंडिया में। फर्स्ट मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन किसको कहा जाता है, तो वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है, कब आया था, 1854 को आया था। तो ऐसे जो स्टैटिक वाले क्वेश्चंस हैं वो आप पढ़ के जाओ। फिर आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन आता है, कोठारी एजुकेशन कमीशन किसने दी थी, कौन से साल में आया था, तो 64 to 66 में आया था। देन नॉलेज कमीशन से बन गया था क्वेश्चन 2007 का क्वेश्चन, ठीक है। NEP को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, NEP से आपके, अच्छा, और एक है मूक के क्वाड्रेंट पढ़ के जाना गाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वेश्चन आपके बने थे और मोस्टली बनते भी है, अगर आप सेट के भी एग्जाम लगाने जाओगे ना, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो मूक के 4 क्वाड्रेंट्स पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन इससे। इसके अलावा NEP 2020 बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, वहाँ से अभी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। NEP 2020 के साथ साथ NCF जो है ना, जो नए वाले NCF 2023, 2022, ये वाले जो नए आपके NCF है, 4 NCF की बात की गई है, तो NCF को भी पढ़ के जा सकते हो, वहाँ से भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस बना रहे हैं। इसके अलावा SDG MDG की तो बात यहाँ पे की नहीं मैंने, उसका कोई नए तरीके से बताने की ज़रूरत भी नहीं है। SDG MDG से तो क्वेश्चन आपके रहेंगे ही, एंड ट्राई टू मेमोराइज दम इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, क्योंकि शायद आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 4 नंबर का गोल कौन सा है, ठीक है, 7 नंबर का गोल कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछ लेते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि MDG के हमारे 8 है, SDG के हमारे 17 है, तो ऑर्डर में अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए वो बेटर होगा, ठीक है। इतने कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है। सो टाइम अलॉटमेंट हम थोड़ा समझ लेते हैं। अभी 3 महीने आपके पास ऑलमोस्ट है, तो सितंबर की 18 से लेके अगर आप नवंबर की भी 18 तक ले लो, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2 महीने हैं आपके पास, जहाँ पे आपको पेपर 1 पेपर 2 इक्वली दोनों को ही टाइम देना है, और इसके बाद का टाइम आपको बिल्कुल रिवीजन के लिए ही प्रोवाइड करना है। अगर एवरी डे अगर आप सपोज 2 घंटे भी पढ़ रहे हो, सो 2 महीने में, ठीक है, 2 महीने में आपके पास 120 घंटे की स्टडी आवर्स होंगी, समझ रहे हो। तो इसीलिए ट्राई टू मैनेज योर टाइम इन अ इफेक्टिव वे, जितना भी टाइम मिल रहा है, और एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लेके ही पढ़िए, और अप्रोच आपका इस तरीके से रखो। वैसे भी ऑब्जेक्टिव है, कोई आपको यहाँ पे एग्ज़ाम आंसर राइटिंग की तो ज़रूरत है नहीं, सब्जेक्टिव पेपर तो हमारा आने वाला है नहीं, तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग आप रख के पढ़ोगे तो आराम से क्लियर कर लोगे। तो JRF के लिए थोड़ा आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और स्ट्रैटेजी बना के चलनी पड़ेगी। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू ऑल राइट। सो यहाँ तक मुझे बताना था। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, यू कैन पुट देम इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई कि मैं उनको एड्रेस कर पाऊँ। और अगर आपको चाहिए कि क्वेश्चन आंसर्स विद यूनिट वाइज क्वेश्चन पेपर्स,
क्वेश्चंस आपको चाहिए पेपर 1 के, तो आप मेरी जो अभ्यास पेपर 1 की बैच है, बैच मतलब ये प्रैक्टिस है बस, ठीक है, लाइव क्लासेस नहीं है इसमें, ये बस प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएगी, बट पेपर यूनिट वाइज आपको मिलेगी, तो एटलीस्ट आपके आई थिंक वहाँ पे 5 साल के आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे यूनिट वाइज क्वेश्चंस के साथ, हर क्वेश्चन का लाइक हर यूनिट के 5-5 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते रहेंगे, और सेशन वाइज भी है वहाँ पे, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे कुछ सोल्यूशन भी मैंने डाल रखे हैं, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, इसके भी लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, अगर बुक की बात करें तो बुक भी बहुत लोग होते हैं कि बुक के बिना नहीं पढ़ सकते मैम, तो KVS मदान मैंने जो फॉलो किया था मैं वही बताऊंगी। KVS मदान वॉज वन बुक जो मैंने फॉलो किया था, बट KVS मदान टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई भी बुक आप पढ़ के पूरा ख़त्म नहीं कर सकते, KVS मदान इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन होगा आपको कि ऑनलाइन मटेरियल्स पे ज़्यादा आप ध्यान दो, आप खुद इस चीज़ को फिगर आउट करो, आप पेपर एनालिसिस करो, और आप ये चीज़ देखो कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा लाइक कौन से मटेरियल्स कौन से रिसोर्सेज आपको ज़्यादा हेल्पफुल लग रहे हैं, वेदर इट इज़ द ऑनलाइन मटेरियल्स, वेदर इट इज़ योर बुक्स और कोई दूसरे लेक्चर्स, कोई भी टीचर से जिसका भी आपको पढ़ना है, जिससे भी आपको समझ आता है आप उसी से पढ़ सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे स्टडी जो है आपको खुद नहीं करनी होगी। और एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करना ही करना है, जिसके बिना आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, वो है सेल्फ स्टडी, ठीक है। सेल्फ स्टडी आपको बेटा करनी ही करनी है, अगर ये नहीं करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आप घाटे में रहोगे, आपका JRF निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी आपको करनी है, खुद के नोट्स खुद बनाने हैं, आई कांट स्ट्रेस ऑन इट एनफ, नोट्स मेकिंग आपको खुद ने ही करनी चाहिए, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो किसी दूसरे के नोट्स, किसी दूसरे की अंडरस्टैंडिंग आप खुद नहीं ले सकते हो। जब आप खुद लिखते हो ना, जैसे हमने अपनी लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ में भी पढ़ रखी है ना, बच्चों को पढ़ाते हैं हम, ये भी खुद भी समझते हैं कि जब रीडिंग और राइटिंग दोनों साथ में करते हैं तो हमारी कॉग्निशन में वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठता है कि नहीं। एडगार डेल मॉडल पढ़ा है ना, एडगार डेल मॉडल पढ़ के जाना आप लोग, ठीक है। एडगार डेल भी आता है कम्युनिकेशन के क्वेश्चन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ रखा है ना कि कैसे हमारी मेमोरी कौन से में ज़्यादा जाती है, तो रीडिंग के साथ राइटिंग करोगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपकी कॉग्निशन में बैठेगा। ओके, सो नोट मेकिंग आपकी खुद की कीजिए, या आपको एट द एंड जब आप एग्ज़ाम के लिए स्टडी करोगे ना, रिवाइज करोगे, तब सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है ये चीज़। ऑलराइट, सो यहीं तक मुझे बताना था, इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर एक्स्ट्रा हो तो आई विल ट्राई टू पुट फॉरवर्ड। पेपर 2 के लिए भी मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगी, एंड आई विल ट्राई कि मैं पेपर एनालिसिस भी आपको एटलीस्ट 2 से 3 पेपर तो पेपर एनालिसिस करके आपको दूं, ताकि ये समझ आए कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस हिसाब से आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन पैटर्न भी आपको सेट हो जाएगा। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट रिगार्डिंग द एग्ज़ाम, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, या फिर मेरे से आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा, वैसे भी आप अगर संचिता दत्ता चैनल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। संचिता दत्ता चैनल सर्च करोगे तो ये आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे ऐप का नाम है पेडागॉग लर्निंग ऐप, ये भी आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है। सो नाउ आई विल टेक योर लीव, एंड नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द विद अ न्यू वीडियो, या तो स्टडी से होंगी, मतलब सिलेबस से होंगी, या तो ऐसी ही कोई स्ट्रैटेजी वीडियो होंगी। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।